नाज़रीन सलाम अलैकुम। प्रोग्राम इंतखाब में आपका मेज़बान अतहर काज़मी आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि ये प्रोग्राम ख़ास तौर से उन नौजवानों के लिए है कि जिन्हें अपने कैरियर को चुनने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम इस प्रोग्राम को लेकर आए हैं और उन तमाम अफराद से जिन्होंने अपने कैरियर में अपना एक मुकाम हासिल किया है, अलग अलग नशिस्त में हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक अजीम शख्सियत मौजूद हैं। अगर जिनके बारे में हम बताएं, 27 साल उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। उन्होंने खुद PhD कर रखा है मैथमेटिक्स में। वो डीन हैं BBD यूनिवर्सिटी में और प्रॉक्टर भी हैं। हमारी मुराद प्रोफेसर डॉक्टर SM कामिल रिजवी साहब से है। आइए उनका खैर मकदम करते हैं। सलाम अलैकुम। कामिल साहब, अगर हम गुफ्तगू करें कि अब मैं कामिल रिजवी से बात कर रहा हूँ, तो ये शुरुआती ज़िंदगी कहाँ से शुरू होती है, इसका आगाज़ कहाँ से होता है? मेरे फादर क्यों गवर्नमेंट सर्विस में थे और उनके साथ ट्रांसफ़र होते रहते थे, तो उनकी जब पोस्टिंग रायबली में थी तब मैंने वहीं से डिसाइड किया था कि मुझे मैथ्स के ही बेसिस पे कुछ करना है और मैंने साइंस साइड चूज़ कर ली थी। और जिस जगह पर मैं रहता था तो उसमें जितने मेरे फ्रेंड सर्किल थे, करीब 10 लोग थे, उस 10 में मैं अकेला था जिसने साइंस साइड चूज़ की थी और बाकी 9 ने कॉमर्स साइड चूज़ की थी। तो और मेरे पापा, क्योंकि जाहिर बात है उस ज़माने में फादर इतने वो नहीं होते थे, हम लोग खुद ही सब करते थे। जब फॉर्म वार्म भर दिया और शाम को जब वो आए तो उनसे करने के, उनको किसी ने बताया होगा, नाराज़ हुए, तुमने साइंस साइड ले ली, तो मालूम है साइंस कितना मुश्किल होता है। और उस ज़माने में क्लास 10th हाई स्कूल में यूपी बोर्ड से था। यूपी बोर्ड में फर्स्ट डिवीज़न आना भी बड़ी मुश्किल होती थी। गुड सेकंड डिवीज़न ज़्यादा अच्छा माना जाता था, ना कि फर्स्ट डिवीज़न। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे मालूम है, साइंस मुझे इंटरेस्ट है। कहने लगा कि नहीं, बहुत टफ होती है और अगर फर्स्ट डिवीज़न नहीं बेकार हो जाएगा, मैं कोशिश करूँगा। तो मैंने पढ़ा। उसके बाद 10th में वो मेरी फर्स्ट डिवीज़न आ गई। और उस ज़माने में फर्स्ट डिवीज़न आना, क्योंकि अगर आजकल के बच्चों से बताया जाए जो ISC और CBSE बोर्ड से हैं, तो उनको अगर बताएं तो परसेंटेज मेरी सिर्फ 63% थी यूपी बोर्ड में, लेकिन 83 में। तो अब आजकल हमारे बच्चे कहते हैं 63% तो कुछ होता ही नहीं था, लेकिन उस ज़माने बहुत होता था। फिर वहीं से मैंने मैथ्स ले ली और फिर 12th किया वहीं से, और फिर BSc लखनऊ यूनिवर्सिटी से MSc, और फिर MSc मैथमेटिक्स से किया। और यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने 3rd पोजीशन मेरी आई, मेरी PhD पे मैंने ज्वाइन की। और मेरा शुरू से इंटरेस्ट था कि मैं टीचिंग करूं, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि बाकी सब जो नौकरियां हैं उसमें पता नहीं हम कुछ और कुछ किसी सोसाइटी या अपनी जो कम्युनिटी है उसको कुछ दे पाऊँ नहीं दे पाऊँ, लेकिन टीचिंग करके मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ लोगों को। और वो मेरा एक जज्बा था, इसलिए मैंने टीचिंग की मैथ्स में। और मैं यहाँ शुरुआत में मैंने लखनऊ शिया PG कॉलेज से की। मैंने यहाँ 89 से और 94 तक के टीचिंग की। फिर मैंने कोचिंग्स की काफ़ी पढ़ाई, उसमें काफ़ी बच्चों को पढ़ाया। फिर मैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड AH रिजवी शिया डिग्री कॉलेज, वो हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया। 5 साल मैं वहाँ रहा और वहीं मैं HOD हो गया था, वहाँ ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल भी था। फिर वहीं से फिर मेरे वालिद साहब की कुछ तबीयत गड़बड़ थी, मुझे लखनऊ आना था क्योंकि वालिद साहब यहीं थे। तो मैं फिर 99 में लखनऊ आ गया और BBD यूनिवर्सिटी, बाबू बनारसीदास यूनिवर्सिटी नई इस्टेब्लिश हो रही थी, उसमें मुझे मौका मिल गया एज ए लेक्चरर इन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। मैंने ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआ थी, मेहनत की वहाँ, और मेहनत करते करते मैं HOD हो गया, फिर एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, और फिर स्पेशल हमें चार्ज मिला चीफ प्रॉक्टर का। तो मैंने काफ़ी डिसिप्लिन भी मेंटेन की वहाँ पर। और फिर मुझे डीन पूरे ग्रुप का, BBD ग्रुप में 3 कॉलेज और 1 यूनिवर्सिटी है, पूरे ग्रुप का उन्होंने, जिसमें तकरीबन 21,000 स्टूडेंट हैं सारे मिला के, BTech MTech BCA MBA सारे कोर्सेज चलते हैं, डेंटल साइंसेज MDS। और उसमें मुझे उन्होंने पूरे ग्रुप का डीन स्टूडेंट वेलफेयर बना दिया। मेरे ज़हन में एक बहुत अहम सवाल इस जाविये से कि मैंने कहीं पढ़ा है, किसी बहुत सीनियर शख्स का एक कौल मैं अगर नकल करूं कि सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होना वो नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट से कितना इश्क है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बारे में क्या आप कहेंगे? नहीं, सब्जेक्ट से अगर आपका इश्क होगा तो वही आपका पैशन बन जाएगा। और सब्जेक्ट पे कमांड होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनका बहुत कमांड होता है, उनकी PhD और DSc होते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे टीचर नहीं होते। उसका रीज़न होता है एक अच्छा टीचर होना और सब्जेक्ट की नॉलेज होना, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जो आप कह रहे हैं, जब आपको उससे सब्जेक्ट से इश्क होगा तो आप अच्छे टीचर होंगे, और सब्जेक्ट पर अगर कमांड होगा तो आप रिसर्चर अच्छे हो सकते हैं, फिलासफर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन टीचर अच्छे नहीं हो सकते। वेरी गुड।
सर अब मैं उसी मौजू पे, जो जैसे मेरा प्रोग्राम है इंतखाब खास तौर से नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए वो कौन सी अहम चीज़ें हैं कि जो वो अपनी शुरुआती ज़िंदगी में, जैसे प्राइमरी एजुकेशन होती है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे को अपने कैरियर को चुनने में ज़्यादा आसानी हो जाए और वो दिक्कतें जो आती हैं वो ना आए? देखिए, कैरियर के लिहाज से हमारे कई फेजेस होते हैं। अगर आप काउंसलिंग कैरियर के लिहाज से बात कीजिए तो उसमें कई फेजेस हैं। उसमें पहला फेज हमारा ये है कि जो हमारा एकेडमिक है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और हम एकेडमिक का जो रास्ता है, जो हमारे पाथ हैं वेरियस, उनको सही चूज़ करें। और उसके लिए अगर आप प्री प्राइमरी से चलिए, उसके लिए पेरेंट्स को, खासकर माँ बाप को, बिल्कुल शुरुआती जो प्ले स्कूल है वहाँ से बच्चे को मॉनिटर करना होगा, ध्यान रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप बच्चे के दिमाग में पढ़ाई के लिए एक जज्बा पैदा करें। इस जाविये से नहीं कि तुम पढ़ लिख कर IAS बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे या तुम पैसा कमाओगे, नहीं, बल्कि पढ़ लिख कर तुमको जो है वो पहले तो लिटरेट होना है, फिर एजुकेट होना है। क्योंकि लिटरेसी और एजुकेशन दोनों डिफरेंट थिंग हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हिंदुस्तान में, खासकर यूपी में, हम पढ़ाई का मतलब ये जानते हैं कि बच्चा पढ़ लिख करके पैसा कमाएगा और नौकरी मिल जाएगी अच्छी और वो अच्छा वो बन जाएगा, जिससे हमारी ज़िंदगी, माँ बाप सोचते हैं कि बुढ़ापे की ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। जबकि मेन चीज़ है कि आप उसको पहले इसलिए बताइए कि इसलिए पढ़ो कि अगर तुम अच्छी तरह से पढ़ोगे, लिटरेट होगे और फिर एजुकेटेड होगे, तुम एक अच्छे इंसान बनोगे। क्योंकि जब अच्छा इंसान बनेगा तो वो सारी चीज़ें अच्छी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए वो पढ़ लिख गया और अच्छा इंसान नहीं बन पाया, सबसे पहले तो माँ बाप को ही छोड़ देगा। जिस बुढ़ापे के लिए वो उसके बाद इतनी मेहनत कर रहे हैं वही छोड़ के चला जाएगा, उनका ही ख्याल नहीं रखेगा। तो पहले इंसान बनाना है। तो अब प्री प्राइमरी में जब आप उसको प्ले स्कूल में भेज रहे हैं, तो प्ले स्कूल में आप सबसे पहले खुद उसको मॉनिटर कीजिए, पढ़ाई के लिए उसके अंदर एक जज्बा पैदा कीजिए। जब वो जज्बा पैदा हो जाए और उसको ये लगने लगे कि हाँ, ये पढ़ाई कोई अहम चीज़ है और इस पढ़ाई से हमें जो है दुनिया में और समाज में और हमारे ख़ानदान में, हमारी फैमिली में एक अलग से तवज्जो मिल रही है, तो उसका इंटरेस्ट पैदा होगा कि हमें पढ़ना चाहिए। और जब वो पढ़ना शुरू करें तो फिर क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसमें उसको दिमाग में बैठा लिए कि अब आजकल का दौर जो है वो खाली सिंपल पढ़ाई से नहीं है, बल्कि इस पढ़ाई में तुम्हें एक्सेल करना होगा। यानी कि ऊपर क्लास में तुम्हें फर्स्ट से 10 के बीच में रहना पड़ेगा। फर्स्ट से 10 के बीच में जब तुम रहोगे तभी आगे कुछ कर पाओगे, कहीं कंपटीशन में या जहाँ भी जाना होगा। ये अगर जज्बा है तो उसको वो पढ़ना शुरू कर देगा। उसको मॉनिटर करना शुरू कीजिए। उसके जो क्लास टेस्ट हों, उसके जो हाफ ईयरली और एनुअल एग्जामिनेशंस हों, उनकी रिपोर्ट ज़रूर उसकी सबसे बड़ी बुरी चीज़ क्या होती है, जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। हमारे यहाँ पेरेंट्स समझते हैं कि वो बहुत सिंपल चीज़ है, वाइफ से कहा कि आप चले जाओ, किसी से कह दिया तुम चले जाओ, गार्जियन को भेज दिया, जबकि खुद जाना चाहिए। पेरेंट टीचर मीटिंग में अगर पेरेंट खुद जाएंगे, माँ बाप खुद जाएंगे, तो दोनों बातें हैं। अगर बच्चे ने अच्छा किया है तो उसकी क्लास टीचर उसकी तारीफ़ करेंगी और पेरेंट्स खुश होंगे और बच्चे का और मोटिवेशन होगा कि हमारे पेरेंट को उन्होंने तारीफ़ की, हमें खुशी हो रही और हमको पापा मम्मी और वो करेंगे, हमारी हौसला अफजाई करेंगे, हमें इनाम देंगे, उससे हौसला अफजाई होगी। अगर उसने सही नहीं किया होगा तो उसके बारे में टीचर सही से बताएगी, तो उनको सही बात पता चलेगी, तो उसको वो इम्प्रूवमेंट के लिए अभी जो कुछ कर सकते हैं वो आके करेंगे, या टीचर से पूछेंगे क्या करेंगे भाई, इस सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या वर्क बुक यूज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ें करेंगे। ये सिलसिला क्लास 8 तक के बहुत ज़रूरी है। यानी कि प्ले स्कूल से लेके प्री नर्सरी और क्लास फर्स्ट और मॉन्टेसरी जो भी चीज़ें हों, इन सब से लेके क्लास 8 तक के ये बहुत ज़रूरी है कि क्लास 8 तक के हमारे लिए इतना काफ़ी है। अगर हम इतना स्टूडेंट पे, अपने बच्चे पर ध्यान दे रहे हैं और उसको इतना मॉनिटर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अब पेरेंट्स के साथ जब क्लास 8 कर लेता है बच्चा, तो पेरेंट के पास सवाल ये आता है, दिमाग में आता है कि अब क्लास 8 के बाद हम कहाँ जाएँ, क्योंकि क्लास 8 के बाद हमारे जो एकेडमिक हैं उसके कई रास्ते हो जाते हैं। अब अलग अलग रास्ते होने लगते हैं, क्योंकि क्लास 8 तक के सारे सब्जेक्ट हैं, वो साइंस भी पढ़ रहा है, मैथ्स भी पढ़ रहा है, इंग्लिश भी पढ़ रहा है, ज्योग्राफी भी पढ़ रहा है, सिविक्स भी पढ़ रहा है, हिंदी भी पढ़ रहा है, कंप्यूटर भी पढ़ रहा है, फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ रहा है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है वो। तो अभी उनको नहीं पता, अब आगे वो रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। अब उसमें रास्ते में क्या होता है कि वो साइंस साइड है, पहले बेसिकली तो 3 रास्ते होते हैं, साइंस साइड है, कॉमर्स साइड है और आर्ट साइड है, कि अब साइंस साइड, कॉमर्स साइड, आर्ट साइड क्या करें, उसमें किधर लेके चलें। तो उसमें बेसिकली जो होता है, साइंस और आर्ट तो सेपरेट नहीं होती, लेकिन साइंस और कॉमर्स 2 रास्ते क्लास 9 से बन जाते हैं, क्योंकि आर्ट्स के सब्जेक्ट भी मर्ज कर देते हैं। जो हमारा SC और CBSE पैटर्न है तो उसमें साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट मर्ज रहते हैं, उसमें ऑप्शन रहता है क्लास 9, 10th में, लेकिन कॉमर्स अलग हो जाता है। तो अब यहाँ पर कि हम कैसे कौन सी साइड चूज करें। सर मैं चाहूँगा
नाजरीन को भी मैं ये बताऊंगा कि मैं आपसे और गुफ्तगू हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल स्टडी के बारे में इंशाल्लाह अगले एपिसोड में बात करेंगे। यहाँ से एक बहुत अहम जो गुफ्तगू का एक गोशा निकल रहा है, ज़िंदगी में इंस्टीट्यूट यानी स्कूलिंग ख़ास तौर से वो कितनी इंपॉर्टेंट है, एक के अगर कैटेगरी वाइज या हम रेटिंग के हिसाब से लें, और टीचर ये कितने इंपॉर्टेंट है? नहीं, देखिए ज़िंदगी में जो क्लास 8 तक आप देखिए तो क्लास 8 तक के तीन पार्ट हैं। एक है प्री प्राइमरी, एक है प्राइमरी, एक है जूनियर। प्री प्राइमरी मीन्स फ्रॉम बिगनिंग टू क्लास 2, प्राइमरी मीन्स क्लास 3 टू क्लास 5, और जूनियर मीन्स क्लास 6 टू क्लास 8। इसमें जो प्राइमरी आपका प्री प्राइमरी है उसमें टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वही आपका ग्रूमिंग टाइम है। अगर उस वक्त टीचर सही मिल गया और उसने टीचर के साथ साथ पेरेंट्स की भी ड्यूटी है, उन दोनों ने मिल के अगर बच्चे के अंदर ये जज्बा पैदा कर दिया कि हमें पढ़ना चाहिए, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि यही चीज़ ऐसी है जहाँ बच्चे का आगे पढ़ाई की तरफ दिल लग भी जाता है और पढ़ाई से दिल उचाट भी जाता है। जो एक ड्रॉप आउट वाली प्रॉब्लम होती है कि बच्चे को शुरू में शौक में माँ बाप ले गए, क्लास 1, 2 प्री प्राइमरी पढ़ा, उसने किया, उसका एकदम से वो ड्रॉप आउट हो जाता है। उसका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है कि नहीं भाई बहुत बोझ है, हमको पढ़ना पड़ता है, हमको होमवर्क करना पड़ता है। तो वो टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह से बच्चे को डील कर रहा है। और फिर जब वो घर आए तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है माँ का, कि माँ उसको कैसे ले रही है, कैसे उसको मॉनिटरिंग कर रही है, कैसे उसको काउंसलिंग कर रही है। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कमल सर, अहम तरीन ये चीज़ है कि हम अपने माशरे की तरफ देखते हैं अक्सर करके, वो जगह भी नहीं होती उस तरह के बच्चों को जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जिसे हम कहते हैं कि जो घूमने फिरने की, या बहुत बड़े घर नहीं है ख़ासतौर से जो हम लोग जिस माशरे से आते हैं, बच्चे को उस पर बाहर जाना है, लेकिन अगर वो जब माशरे को देखता है तो उसकी पढ़ाई कहीं पीछे रह जाती है। अब इस सूरत में माँ बाप के लिए क्या अहम रोल होता है? नहीं, माँ बाप के लिए अहम रोल है कि उसको हर चीज़ की इम्पोर्टेंस बताए, और ख़ुद अगर मान लीजिए माशरा नहीं है तो ख़ुद कम से कम वीक में एक बार या 10 दिन में एक बार ज़रूर कहीं ऐसे पार्क या कहीं चीज़ें ले जाएं जहां वो कुछ कोकरिकुलर एक्टिविटीज़, कुछ खेल ले, कुछ दौड़ ले, कुछ भाग ले। क्योंकि ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए एजुकेशन के साथ साथ, एकेडमिक के साथ साथ एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हैं, जिसमें वो स्पोर्ट्स है या और होता है, या घर में बहुत सी चीज़ें सामान फराम करें अगर वो कर सकता है। जो आपके इंडोर स्पोर्ट्स हैं जैसे कैरम है और स्पोर्ट्स हो सकते हैं, वो घर में मुहैया करा दे जिसमें उसका दिल घर में लगे। क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें और करनी पड़ेंगी साथ साथ, तभी वो उसके थ्रू मोटिवेट होगा। डॉक्टर साहब, अगर हम बात जो हम कर रहे थे कि प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, लेकिन मुश्किलात आती है 8th के बाद कि पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि मेरे बच्चे का असेसमेंट कैसे किया जाए और कौन सी फील्ड चुनना चाहिए। ये कैसे आप हमारे नाजरीन को बताएंगे? देखिए, इसमें जो 3 क्लासेस हैं हमारे जूनियर वाले, 6, 7, 8, तो अगर पेरेंट खुद से करना चाहते हैं कि ये चेक करना चाहते हैं कि हम बच्चे को किस साइड ले जाएं, क्योंकि क्लास 8 के बाद 9th और 10th में 2 रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता साइंस साइड है, मतलब साइंस और आर्ट मिक्स करके है ICU CBSE पैटर्न पर, और एक जो है वो आपका कॉमर्स साइड है। यूपी बोर्ड से अगर है तो एक आर्ट साइड का पैटर्न भी हो जाता है, 3 साइड हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर पेरेंट कंफ्यूज होते हैं कि हम बच्चे को किस साइड लें, क्यों। तो उसका एक तरीका ये है कि ये कर सकते हैं, क्लास 6, 7, 8 के तीनों के रिजल्ट वो ले लें, और उन तीनों के रिजल्ट्स में जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं उनको एनालाइज करें। नंबर 1 कि किस सब्जेक्ट में हमारे बच्चे के परसेंटेज ज़्यादा अच्छी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि उसका मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स देख लें कि उसने कैसा अचीवमेंट किया है। अगर इसमें मार्क्स अच्छे हैं, मतलब अबव 75% हैं, विद ऑनर्स हैं, तो उसको साइंस साइड लिया जा सकता है। अगर मार्क्स इसमें नहीं अच्छे हैं, सपोज उसका मार्क्स उनको लग रहा है कि मैथ्स में तो अच्छे हैं लेकिन साइंस में अच्छे नहीं हैं, कंप्यूटर में अच्छे हैं लेकिन इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं, तो उसको कॉमर्स साइड ले जा सकता है। उसमें उनको लग रहा है नहीं, जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं जैसे ज्योग्राफी है, सिविक्स है, हिस्ट्री है, सोशल साइंस है, अगर इसमें मार्क्स अच्छे हैं तो उसको आर्ट साइड में ले जा सकता है। अच्छा, इन तीनों साइड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये तो अपनी उनकी एनालिसिस हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बच्चे से बात करना ज़रूरी है। कि बच्चे से ये ज़रूर पूछ लें कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, तुम्हें साइंस में अच्छी लगती है, तुम्हें खाली मैथ्स अच्छी लगती है, तुम्हें कंप्यूटर अच्छा लगता है, तुम्हें सोशल साइंसेज यानी कि जो हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ये अच्छा लगता है, लिटरेचर अच्छा लगता है, ये उससे एक बार बात करना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए उसका रीज़न ये है, इसमें एक मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ
इकोनॉमिक्स भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जी जी जी। तो इसमें ये कहाँ फिट आता है? कॉमर्स में रहता है जी। और या आर्ट्स में रहता है। जी तो उसमें अगर उस बच्चे की मैथमेटिक्स अच्छी होगी जी तो उसको इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में भी उसका अच्छा मिलेगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं लेकिन साइंस अच्छा नहीं होता, तो वो उस फील्ड के लिए होते हैं कि उनको हम इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में ले जा सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि बच्चे को ज़रूर बात करें और बच्चे का अपना इंटरेस्ट ज़रूर पूछें, क्योंकि जब उसका अपना इंटरेस्ट होता है तो फिर आगे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। अब 9th में इसमें साइड है जगह, जब बच्चे का इंटरेस्ट पता हो जाए और उन्होंने सब्जेक्ट एनालाइज कर लिया है तो 9th में वो उसी हिसाब से एडमिशन करा दें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एज ए टीचर मेरा मैसेज यही है पेरेंट्स को कि कभी भी सब्जेक्ट स्टूडेंट पे या बच्चे पे लादें नहीं, कि उसको ये ना लगे कि ये बार बन गया है, मुझे पढ़ना ये था लेकिन पापा और मम्मी चाहती थी कि ये पढ़ना है तो मैं ये पढ़ रहा हूँ। तो ये ना करें, क्योंकि ये अगर करते हैं तो वही बच्चे फिर आगे जो होते हैं वो उचाट हो जाते हैं और फिर वो आगे उनके लिए दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, हम बात करें मैथ के बारे में, क्योंकि माशाल्लाह आपने खुद भी इसमें पीएचडी कर रखा है, तो अगर कोई बच्चा मैथ में बहुत स्ट्रांग है तो उसके इस जाविये से आगे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अगर वो किसी प्रोफेशनल मतलब एकेडमिक में जाना चाहता है या रिसर्च में जाना चाहता है तो वो आप बताएं कि उसके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं? देखिए मैथमेटिक्स की जहाँ तक है तो क्योंकि 10th तक के मैथमेटिक्स तो सेम रहती है, वो चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, तो जो मैथ्स का सिलेबस है वो करिकुलम है वो सेम होता है। अगर मैथ्स में बहुत अच्छा है तो आगे उसकी बहुत सी फील्ड हैं। अगर रिसर्च वाली तो बहुत हायर स्टडीज़ हो गई, अगर उसको मान लीजिए रिसर्च का इंटरेस्ट है तब तो वो बीएससी और एमएससी करके और रिसर्च की फील्ड में चले जाए, उसमें भी स्कोप है। लेकिन मैथ्स वाला जनरली इंजीनियरिंग में जा सकता है, कि इंजीनियरिंग में क्योंकि जाहिर बात है कि जो इंजीनियरिंग है हमारा बीटेक है, तो बीटेक का पूरा जो फाउंडेशन है वो मैथ और फिजिक्स पर मुनहसिर रहता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर किसी बच्चे के भी मान लीजिए 11th-12th में मैथ फिजिक्स में नंबर अच्छे नहीं हैं तो उसको बिल्कुल इंजीनियरिंग में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग का पूरा उसी में हो करता है। तो अगर मैथ्स में अच्छा है तो उसके लिए एक फील्ड इंजीनियरिंग भी हो सकती है। दूसरा जो आपने पूछा कि मैथ्स का भी जो आप इकोनॉमिक्स वाली बात कर रहे थे कि अगर मैथ्स में अच्छा है तो नेचुरली फिर उसकी स्टैटिस्टिक्स भी अच्छी होगी, अगर उसकी स्टैटिस्टिक्स अच्छी होगी तो इकोनॉमिक्स भी अच्छी होगी। तो फिर हमारे कॉमर्स वाली फील्ड में बहुत सी लाइन है, हमारी सीए हो सकती है, कंपनी सेक्रेटरी हो सकती है, आजकल एक नया कोर्स इंग्लैंड से चला हुआ सीमा के नाम से जो एमबीए के बच्चे करते हैं उसमें जा सकता है, चार्टेड अकाउंटेंट वाला बहुत अहम कोर्स है एमएफसी। जी जी, इसके बारे में बताएं। हाँ, मास्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें भी वो अगर मैथ्स अच्छा है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी जा सकता है। क्योंकि इन सब के लिए जितने भी आपकी ये फाइनेंस से रिलेटेड हैं कोर्सेज, इन सब के लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट है। बस ये है कि मैथ्स का टाइप चेंज हो जाता है, कि फिर वो मैथ्स का टाइप इधर जो आपका स्टैटिकल फॉर्म है इधर आ जाता है, क्योंकि वो उसको इकोनॉमिक्स और चीज़ों में जाना रहता है। तो जितनी भी स्टैटिस्टिकल बेस्ड मैथ है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स भी बेसिकली मैथ का ही एक फॉर्म है जो आगे आके स्टैटिस्टिक्स फॉर्म में हो गया, क्योंकि आगे वो मैथ्स की अलग अलग आप कह लीजिए ब्रांचेस हो गई हैं। उसमें आपकी प्योर मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, बायो स्टैटिस्टिक्स है, बायो मैथमेटिक्स है, तो फील्ड चेंज हो गई है। डॉक्टर साहब, और ये चीज़ रहती है हमारे माशरे में, माँ बाप की तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशन, मसलन बच्चे के 45% 50% मार्क्स हैं मैथ में, लेकिन एक दिमाग में यह है कि बच्चे को इंजीनियर बनाना है, तो इस तरह के वालिदैन के लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि कभी भी बच्चे को फोर्स ना करें। अगर मान लीजिए उस बच्चे के मान लीजिए 9th-10th में उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं और 11th-12th में भी उसने आपने साइंस साइड दिला दिया, मान लीजिए जो आप कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन है, हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने। तो अब डॉक्टर इंजीनियर का जो पुराना वाला दौर था तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ डॉक्टर इंजीनियर मानी जाती थी, लेकिन इन प्रेजेंट सिनेरियो डॉक्टर इंजीनियर कोई चीज़ नहीं, बहुत फील्ड हैं और बहुत से रास्ते उसके हैं। भाई सपोज आपका उसका मैथ्स में आपने लिखा 45% है, तो 45% वाला बच्चा कभी भी बीटेक में कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल जो प्राइवेटाइजेशन हो गया है और यूपी में 98 से पहले प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं हुआ करते थे, प्राइवेट इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज जब हम लोग पढ़ा करते थे तो उस वक्त सिर्फ साउथ में कुछ कॉलेजेस हुआ करते थे, या आईटीज़ होते थे या एनआईटीज़ होते थे, तो वहाँ एडमिशन भी बड़ा मुश्किल होता था, बहुत टफ कंपटीशन होता था, तब हो पाता था एडमिशन। तो उस वक्त नहीं हो पाता था, उसका बच्चों पास एक ही चार्ज था, या तो बीएससी करें, बीए करें या बीकॉम करें। अब उसमें क्या है कि कहीं भी अगर आपके पास पैसा है तो उनके मैनेजमेंट कोटे में एडमिशन तो हो जाता है, तो बीटेक में एडमिशन लेना तो बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि बीटेक का सिलेबस वही है, कैरिकुलम वही है, तो बीटेक पास करना बहुत मुश्किल है। और अगर आपने बीटेक पास नहीं किया, क्योंकि होता क्या है कि बीटेक में फेल कोई नहीं होता, बीटेक में एक होता है क्लियर पास, एक होता है बाई बैक, कि 2 या 3 में बैक आ गई और फिर आप आगे बढ़ गए और पीछे वाला क्लियर कीजिए। तो बैक के साथ जो बीटेक करते हैं वो बीएससी से बेकार होते हैं,
क्योंकि कोई भी कंपनी उनको लेती नहीं है, तो उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट होते हैं कि मैंने बीटेक किया और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उससे बेहतर ये है कि जो हमारे और बहुत से रास्ते हैं, जैसे वो बीबीए है, उसका अल्टरनेट बीसीए है। बीबीए और बीसीए में क्या है कि वो थोड़ी सी पढ़ाई कम है, उसका जो कैरिकुलम है वो थोड़ा आसान है, तो वो बीबीए कर ले, बीबीए के बाद वो एमबीए कर ले। एमबीए का इस वक्त बहुत बड़ा स्कोप है, पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरा ग्लोबल कह लिए स्कोप है कि एमबीए अगर बच्चे ने 60% से क्लियर कर रखा है तो कोई ना कोई कंपनी ऐसी है जहां मल्टीनेशनल कंपनी को जॉब मिल जाएगी, और आगे उसके बहुत चांसेस हैं। बीसीए के बाद एमसीए, एमसीए के इधर जो कंप्यूटर और आईटी सेक्टर है इधर बहुत इंप्रूव कर गया है, उसमें बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मेरा मशवरा यही है, मेरा रिक्वेस्ट यही है कि बच्चे को फोर्स मत करें। आप उस बच्चे के अगर उसके परसेंटेज फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 60% से कम है तो उसको बीबीए या बीसीए में एडमिशन दिला दें, वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत की बीटेक करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल इसमें यह है कि कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है आज के इस जदीद टेक्नोलॉजी के जो एजुकेशन है उसमें कम्युनिकेशन स्किल कितना है? नहीं, कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि देखिए क्लास 11th के बाद, क्लास 12th के बाद, 12th तक तो फिर भी काफ़ी किताबें और काफ़ी चीज़ें आपको स्टडी मटेरियल हिंदी में मिल जाएगा, लेकिन क्लास 12 के बाद अगर आप अच्छी स्टडीज़ में जा रहे हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर नॉट ए सिंगल बुक इन हिंदी, और वो जो बुक हैं भी, जो कोशिश की गई है कुछ बीएचयू में, या जैसे आप कह लीजिए वैदिक मैथमेटिक्स है, उसमें कुछ बुक्स हिंदी में हैं, उनकी लैंग्वेज इतनी टफ हिंदी है कि वो एक जनरल आदमी पढ़ नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादातर वो संस्कृत बेस्ड हैं, वो हिंदी पढ़ भी नहीं पाएगा, तो वो इंग्लिश से ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है और आप कहीं भी जाएंगे आजकल जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ का ज़माना है, तो वहाँ कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको सॉफ्ट स्किल भी कहते हैं। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ, जब आप कह रहे हैं अगला जो आप कैरियर की बात कीजिएगा, तो मैं उसमें आपको एक चीज़ बताऊँगा कि उसमें हमारा एक रास्ता ये कि हम सॉफ्ट स्किल पर भी बहुत ध्यान दें, क्योंकि अगर सॉफ्ट स्किल अच्छी है और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड मान लीजिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जो कंपनीज़ आती हैं प्लेसमेंट के लिए, हमारे यहाँ हमारे कॉलेज में ट्रेनिंग प्लेसमेंट कंपनी आती है, उसमें अक्सर मैं देखता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट हैं जो 19 हैं, मान लीजिए वो बहुत अच्छे नहीं हैं, उनके परसेंटेज 62, 63, 65% है, टॉपर्स नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल उनकी इतनी अच्छी है कि जो टॉपर हैं वो उनसे पहले उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द एकेडमिक। इसी में सवाल ये है कि जो बच्चों की बैकग्राउंड हिंदी से है, खासतौर से गांव या तबके से आते हैं, गांव से, तो उनको कौन सा ऐसा फार्मूला वो इख्तियार करें कि वो अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधार लें? देखिए, उसका रीज़न ये है कि जब वो ग्रेजुएशन करने जाएंगे, और ग्रेजुएशन करने जहाँ पर भी जाएं, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो बीबीए हो, चाहे वो बीसी हो, या जिस फील्ड में वो एडमिशन लेना चाहें, वहाँ आपको मोस्टली 90% इंग्लिश में वहाँ पर जो स्टडीज़ होती हैं, जो भी एकेडमिक वर्क है, वो सब इंग्लिश में होता है। तो वो अपने को चेंज करें। और जो बच्चे ये करते हैं, जो हमारे यूपी बोर्ड बैकग्राउंड से, हरदोई या जो इंटीरियर एक्स है, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, वहाँ से बहुत बच्चे, या ईस्टर्न यूपी से बच्चे आते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भी आते हैं, तो उनको करीब 6 मंथ लगता है अपने को चेंज करने में। उसका रीज़न है कि वो अपने को चेंज कर लें, क्लास में पहले से पढ़ के आए, कम से कम पहले हेडिंग्स पढ़ना शुरू करें, कि कोई भी चीज़ है उसको हम हेडिंग अगर इंग्लिश में पढ़ के आ रहे हैं, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश में, तो हमारा चेंज होगा। दूसरा, ग्रुप बना लें, और उसमें होता क्या है कि ग्रुप बन जाते हैं जब 6, 7, 8 बच्चों का, और वो अपना कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं इंग्लिश में। शुरू में बच्चे हंसते हैं शुरू में, लेकिन वो हंसी पे ध्यान ना दें। और उसमें कई बच्चे ऐसे होते हैं, जिसमें मेरा एक स्टूडेंट था, मैं आपको बताऊं, वो इस वक्त जर्मनी में है, उसका संतोष करके नाम था, वो हरदोई बैकग्राउंड का था, और वो बीटेक करने आया, वो हिंदी नहीं जानता था। वो पहले दिन रोने लगा कि सर मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। और मतलब यूपी बोर्ड से वो आया था, और इंजीनियरिंग एंट्रेंस, जो स्टेट इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड होता है, ये क्वालिफाई करके आया था, रैंक थी उसकी। तो हमने उसको समझाया कि नहीं बेटा, तुम अपने को चेंज करो, धीरे धीरे इंग्लिश की किताबें लाओ, अपनी मैथमेटिक्स जो किताब, फिजिक्स किताबें जो इंटर की रखी हैं, उसे हर किताब में, चाहे अगर हिंदी मीडियम किताब भी है, तो उसमें हेडिंग इंग्लिश में दी रहती है, तो इंग्लिश में कम से कम हेडिंग्स पढ़ना शुरू करो, धीरे धीरे चेंज करो, और ग्रुप बनाओ। उससे ग्रुप बनाना शुरू किया, लोग शुरू में हंसते थे, क्योंकि उसका एक्सेंट, उसका प्रोनाउंसिएशन भी पूरा वही था, ईस्टर्न यूपी वाला, तो हंसते थे, लेकिन वो केयर नहीं करता था। 6 महीने में उसने चेंज कर लिया। ऐसा चेंज किया कि सेकेंड ईयर में उसकी टॉप पोजीशन आई, और यूपीटीयू में उसमें अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट पोजीशन लेके आया, और गेट में 99.99 परसेंटाइल आया, और आईआईटी मुंबई में उसका सिलेक्शन हुआ एमटेक में, और वहाँ से एमटेक करने के बाद वो पीएचडी करने चला गया जर्मनी में। हाँ, तो अगर चेंज करना चाहे, लेकिन आपके अंदर जो विल पावर, हर आदमी के अंदर एक विल पावर है, आप उस विल पावर को कितना सही यूज़ करते हैं और कहाँ लगाते हैं, ये आप पे डिपेंड करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आज की इस गुफ्तगू का लब्बुलुआब, एक मैसेज आपके लफ्ज़ों में उन तमाम
नौजवानों के लिए और ख़ासतौर से उनके पेरेंट्स के लिए एक मैसेज, ताकि ये मैसेज उनके लिए मिशल राह बन जाए? नहीं, पेरेंट्स के लिए हमारे मैसेज यही है कि जो बच्चे भी वो कर रहे हैं उसमें उनकी हौसला अफजाई करें और उसको कतई अपनी एक्सपेक्टेशन से ना तोलें। ये देखें कि उस बच्चे के अंदर कितनी एबिलिटी है और क्या एबिलिटी है, किस फील्ड के लिए एबिलिटी है। हो सकता है कि उस बच्चे को, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एक अलग तरह की एबिलिटीज़ होती हैं। हो सकता है फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की जर्नलिज्म में जाने की एबिलिटी है, उसको बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी से क्वेश्चन पूछें, किसी से बात करें, और आप उसको ज़बरदस्ती इंजीनियर और डॉक्टर बना रहे हैं। तो हो सकता है कि वो इंजीनियर डॉक्टर उतना अच्छा ना पढ़े, उतना अच्छा वो जर्नलिस्ट बन जाए। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि बच्चे से बात ज़रूर करें, काउंसलिंग ज़रूर करें, और अगर ज़रूरत हो तो बहुत से काउंसलर होते हैं, उनसे रब्ता कायम करें। उनके पास बहुत से आपके टेस्ट होते हैं जो पर्सनल इंटरव्यूज़ कहते हैं, जिनको आप कह लिए एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। बहुत से उनके पास एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। उस एप्टीट्यूड टेस्ट की बेसिस पर वो बता देते हैं कि आप बच्चे को किस फील्ड में ले जाइए। तो अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, हालांकि वो बिल्कुल लास्ट स्टेज है, तब यहाँ तक जाएं, लेकिन बच्चे को फोर्स ना करें। मैं इस पर आपको एक लाइव एग्जांपल बताना चाहता हूँ। हमारे एक जानने वाले थे और उन्होंने फोर्स किया कि आप, ऐसा है कि मेरा बेटा जो है उसने 12 कर लिया और आप उसमें बीटेक में एडमिशन करा दीजिए। उसके मार्क्स क्लास 12th में मैथमेटिक्स में मार्क्स जो थे वो बिलो 50% थे, फिजिक्स में भी थे। मैंने उनसे कहा कि देखिए भाई, ये बीटेक नहीं कर पाएगा, लेकिन वो बहुत फोर्स किया जब उन्होंने, तो मैंने कहा ठीक है, मैं करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैनेजमेंट कोटे में होगा और सिविल इंजीनियरिंग में ही करा दीजिए, और हमारा जो ग्रुप का सबसे बेस्ट कॉलेज है, ओल्डेस्ट कॉलेज BBD NIT में, इसी में करा दीजिए। तो हमने वो एडमिशन मैनेजमेंट कोटे में उनका करके वो करा दिया एडमिशन। तो उसमें उनका एडमिशन हो गया। फर्स्ट सेमेस्टर में उसकी 2 बैक आई, सेकेंड सेमेस्टर में 3 बैक आई। यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का रूल ये है कि अगर 4 से ज़्यादा बैक होंगे तो वो एयर बैक हो जाएगा। लेकिन वो फर्स्ट ईयर में एक स्पेशल एग्जाम देते हैं, फिर भी उनके समझ में नहीं आया, तो उन्होंने स्पेशल एग्जाम में वो 5 पेपर फिर भरा दिए कि नहीं, पेपर तो बहुत अच्छे दिए थे, पता नहीं क्या हो गया, और फिर वो उसमें भी उनके वो पेपर क्लियर नहीं हुए। अब वो हमारे शर्मिंदगी के मेरे पास नहीं आए, लेकिन वो बाद में आए करीब सितंबर अक्टूबर में नेक्स्ट ईयर कि भाई अब क्या रास्ता है, क्या करूं। मैंने पहले ही आपको बताया था कि इंजीनियरिंग का जो बेस है वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स है। फिजिक्स मैथमेटिक्स में जब बच्चे के पेपर नंबर 60% से कम है तो बीटेक करना बड़ा मुश्किल है। एडमिशन बहुत आसान है प्राइवेटाइजेशन की वजह से, लेकिन आगे बीटेक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पढ़ाई बहुत टफ है, बहुत टफ है, स्पेशली फर्स्ट ईयर की पढ़ाई बहुत टफ है। तो कल अब क्या करूं बताइए ना भाई। अब या तो अगर आप बीटेक अभी भी कराना चाहते हैं तो री एडमिशन करा दीजिए, या हमारे यहाँ एक एक्स होता है लाइक ए प्राइवेट, लेकिन जब वो रेगुलर नहीं पढ़ पाया तो प्राइवेट क्या पढ़ पाएगा इसमें, करें तो फिर क्या करें। हमने कहा फिर आप बेटर यही है कि आप उससे बात करते हैं कि और क्या करना चाहते हैं। जब उससे बात की तो उसने कहा हम तो कभी इंजीनियरिंग करना ही नहीं चाहते थे, पापा मम्मी चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। तो मैंने कहा भाई इनकी ख्वाहिश है तो एक बार ट्राई कर लूं। तो हमने, बेटा तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तो उसने बताया कि मुझे जो है, जो मेरे यहाँ सोशल साइंस है और ये सब्जेक्ट्स अलग अलग चलते थे, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा ऐसा कीजिए कि आप इसको BBA करा दीजिए। तो हमारा एक कोर्स होता है MBA, इंटीग्रेटेड MBA होता है 4.5 साल का। पहले BBA डिग्री होती है, फिर MBA डिग्री, उसको MBA मिलती है। हमने ये कोर्स बहुत बेहतर है, आप इसमें करा दीजिए, इसमें भी एडमिशन हो जाएगा। उसमें करा दिया, अब वो सेकेंड ईयर में है और 70% ऊपर चल रहा है उसका क्लियर। तो मेरा कहना पैगाम यही है कि आप एक बार बच्चे से बात ज़रूर कीजिए और उसका क्या इंटरेस्ट है इसका ध्यान रखिए। आप क्या चाहते हैं इसका ध्यान मत रखिए, वरना हमेशा आपको पछताना पड़ेगा। नाज़रीन, ये था प्रोग्राम इंतखाब। जैसा कि आपने समाअत फरमाया, वो तमाम चीज़ें बताईं प्रोफेसर SM कामिल रिजवी साहब ने, और मैं गुजारिश करूंगा उनसे एक बार फिर, क्योंकि ये प्रोग्राम शायद हम तसना रह गए, और हायर स्टडीज़ और 12th के बाद क्या किया जाए इस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे अगले एपिसोड में। और मैं उनसे ज़रूर गुजारिश करूंगा कि वो हमें वक्त दें, और अभी जो वक्त उन्होंने दिया मैं बेहद उनका शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आकर हमारे स्टूडियो में तमाम उन बातों को आपके सामने रखा जिससे आपकी ज़िंदगी में तमाम वो दिए रोशन हो जाएं जो आप अपने कैरियर को लेकर अपने दिमाग में रखे हुए हैं। नाज़रीन, अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।